मोटापा एक ऐसी बीमारी है जो कि पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से फैल रही है। ओबेसिटी भी उसको हम कहते हैं। मोटापा कई बीमारियों का सबब बनता है। मोटापे के असबाब जिनियाती यानी वालिदैन से विरासत में मिलने वाले भी हो सकते हैं और इससे जिनियाती मोटापे का शिकार अफराद वर्जिश और खाने पीने में एहतियात के बावजूद अपना वज़न जो है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। बल्कि इसके बरक्स एक और चीज़ भी होती है कि वो डाइट और वर्जिश से जिस्म को के दूसरे अज़ा को नुकसान पहुँचा लेते हैं, क्योंकि उनको ज़ाहिर है हर शख्स को वर्जिश की ट्रिक भी नहीं आती अगर किसी का ओबेसिटी के लेवल का मोटापा है। अब मोटापे से कैसे निजात हासिल की जाए और जिनियाती हो या गैर जिनियाती हो, मोटापे के शिकार अफराद को खाने पीने में क्या एहतियात करनी है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर ग़िज़ाइयत सहर चावला साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सहर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है आप लोगों के? हमारे हाल चाल बिल्कुल ठीक है सहर, यू आर लुकिंग अमेजिंग माशाल्लाह। और आपको अपने सब्जेक्ट्स पर इतनी ग्रिप होती है कि मेरा और उवैस का आज हमने फैसला किया हम आपको ना रोकेंगे ना टोकेंगे। आप इस सब्जेक्ट पर हमें बताइए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। करम नवाजी। हाँ जी, तो बात यह है कि मोटापा बेशक आपके पास जिनियाती यानी जेनेटिक डिसऑर्डर है, लेकिन प्लीज इसको बहाना मत बनाइए। वो सब लोग जो ओबेसिटी एक बीमारी है जो मोटापे की बीमारी का शिकार है, क्योंकि इस तरह तो दिल की बीमारी भी, ब्लड प्रेशर भी और बहुत सारी बीमारियां भी हम विरासत में लेते हैं, लेकिन हम उनके आगे शिकस्त नहीं हारते हैं, हम उनके लिए इकदाम करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा, अगर आप इजाजत दें, तो एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि ओबेसिटी जीन्स में किस तरह आती है और वो किस किस चीज को इन्फ्लुएंस करती है, और उसके बाद फिर मैं ये बताना चाहूंगी कि उसको रोकने के 7-8 तरीके क्या हैं या उससे लड़ने के तरीके क्या है। हमारा जो सारा डीएनए होता है, डीएनए का नाम सबने सुना होगा, जो हमारा हेरिडिटरी मटेरियल होता है वो हमारे जीनोम में स्टोर होता है। तकरीबन 97 एरियाज हैं हमारे जीनोम में जो कि हमारे मोटापे को कंट्रोल करते हैं। यानी हाँ, ये हमारे पास जेनेटिक है। ये बुरी खबर है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि जो हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, यानी हमारी एनवायरमेंट में जो फैक्टर हैं कि हम किसी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, हम कितना खाना सिलेक्ट करते हैं, हम कौन सा खाना सिलेक्ट करते हैं, वो हमारे जीन्स की एक्टिवेशन को, यानी वो किस हद तक एक्टिवेट होती हैं मोटापे में अपना असर दिखाने में और किस हद तक इनएक्टिवेट होती हैं, यानी वो रिसेसिव हो जाती हैं, वो एक्ट नहीं कर पाती हैं, वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास अच्छी न्यूज है। पहले ये समझा जाता था कि जो मोटापा है वो सिर्फ आपके मेटाबॉलिज्म यानी जो आपका कैलोरी बर्निंग प्रोसेस है, जिस स्पीड से हम खाना खाते हैं और हमारी बॉडी में हमारा जो हाजमे का सिस्टम है कैलोरीज बर्न करते हैं, वो सिर्फ उन जीन्स के साथ एसोसिएटेड है। लेकिन अब क्योंकि रिसर्चर्स ने साबित किया है कि आपकी न्यूरोनल जीन्स, यानी वो जीन्स जो आपके दिमाग में एक नर्व से दूसरी नर्व को सिग्नल पहुंचाती है, उसके साथ भी एसोसिएटेड है। यहां तक कि वो जीन्स जो आपके दिमाग को ये बताती हैं, जो आपका एपेटाइट सेंटर है, जो आपको बताता है कि आपको कितनी भूख लग रही है, आपको कितनी फ्रीक्वेंसी से भूख लग रही है, आपको खाना कौन सा लेना चाहिए, आप टेस्ट कौन सा प्रेफर करते हैं। जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं मुझे सब्जियां ज्यादा पसंद है, कुछ लोग कहते हैं गोश्त ज्यादा पसंद है, कुछ लोग कहते हैं मेरा स्वीट टूथ है, मुझे मीठा पसंद है। ये भी आपकी जीन्स कंट्रोल करती हैं। आपका फिजिकल एक्टिविटी करने का कितना दिल करता है, ये भी आपकी जीन्स कंट्रोल करती हैं। आप फैट कितनी स्टोर करते हैं, कहां पर स्टोर करते हैं, ये भी आपकी जीन्स कंट्रोल करती हैं। बेशक ये सब बातें सही हैं। अब ये जीन्स आपके पास क्या करती हैं? ये जीन्स आपके पास, अच्छा, एक ही जीन्स है आपके पास जो आपका कैलोरी बर्निंग प्रोसेस भी कंट्रोल करती हैं और आपके नर्व सिग्नल्स को भी कंट्रोल करती हैं। अब जब आप खाना खाते हैं, ठीक है, तो ये जीन्स आपके पास क्या करती हैं? ये दो काम करती हैं। एक तो ये आपकी बॉडी को सिग्नल देती है कि इस फ्यूल को बर्न करना शुरू कर दो। दूसरा, ये आपके दिमाग के एपेटाइट सेक्टर को सिग्नल देती है कि बस अब तुमने काफी खा लिया, अब तुम यहाँ पर स्टॉप हो जाओ। जिन लोगों में विरासत में ओबेसिटी आती है, उन लोगों में इन जीन्स की रेगुलेशन का मसला होता है, क्योंकि यही जीन दोनों काम कर रही है। तो उनकी जो बॉडी है ना, उनकी बॉडी को ये जो सिग्नल मिलना होता है, हाजमे के सिस्टम को सिग्नल कि अब तुम थोड़े स्लो हो जाओ, अब सॉरी, अब तुम थोड़े फास्ट हो, खाना बर्न करो, वो सिग्नल नहीं मिलता। और एपेटाइट सेंटर को जो सिग्नल मिलना होता है ना कि अब बस बहुत खा लिया, वो वाला सिग्नल भी नहीं मिलता। इसलिए आप अक्सर सुनते हैं कि कुछ लोग, अच्छा, जिन लोगों में ये काम ठीक चल रहा होता है, यानी जिन लोगों के सिग्नल्स प्रॉपर होते हैं, जीन्स प्रॉपर रेगुलेटेड होती हैं, वो ऐसे लोगों की बातों से रिलेट नहीं कर पाते जब वो कहते हैं कि मुझ में विल पावर नहीं है, मैं हाथ नहीं रोक सकता, या मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो है, क्योंकि ऑफ कोर्स जब तक आप में खुद वो प्रॉब्लम नहीं, आप उससे रिलेट नहीं कर सकते। अब अगर हम सॉल्यूशंस की तरफ आए, सॉल्यूशंस की तरफ, अब मैं सॉल्यूशंस की तरफ आ रही, लेकिन सबसे पहले, अच्छा, सोल्यूशन में एक वो भी बताइएगा सहर, एक और पॉइंट सिर्फ मेरे माइंड में आया है कि कुछ लोग वो होते हैं जिनकी जेनेटिक में उनका मेटाबॉलिज्म बड़ा तेज होता है और वो स्लिम दुबले पतले होते हैं, लेकिन एज के साथ कुछ अरसे बाद उनमें ओबेसिटी आने लग जाती है और वो कहते हैं हमारी फैमिली में भी यही होता था कि लोग पहले पतले होते थे, बाद में मोटे हो जाते थे। तो ये सोल्यूशन सारे मोटापे को, हर किस्म के मोटापे को मद्देनजर रखते हुए बताइए। ये बात मैं कर चुकी हूँ कि वही जीन्स जो आपके पास मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करें, यानी जिस स्पीड से मेरा खाना बर्न होगा, वही मेरे पास एपेटाइट सेंटर को कंट्रोल करेंगी। मैं बात कर चुकी हूँ, वो उसी को कंट्रोल करती हैं। अच्छा, एज के साथ मेटाबॉलिज्म सिर्फ उन लोगों का स्लो नहीं होता, मेरा, आपका, हम सब लीन बॉडी मास है, हम सबका स्लो होता है। 25 के बाद, 30 के बाद, 40-50 के बाद डिप्स आते हैं, रेगुलर डिप्स आते हैं और ठीक ठाक डिप्स आते हैं। अब कंट्रोल आपने कैसे करना है? जिन लोगों को तो अजल से प्रॉब्लम है, आपने कोशिश करनी है, अगर आपसे
आपसे अपनी क्रेविंग्स कंट्रोल नहीं होती हैं, ईट होल फूड्स। होल फूड्स का मतलब है कि आप होल ग्रेन ब्रेड लेंगे, आप ऑर्गेनिक खाना लेंगे, आप ग्रास फेड फूड लेंगे, आप ग्रेन फेड फूड नहीं लेंगे, यानी आप ऑर्गेनिक चिकन लेंगे, आप ऑर्गेनिक पोल्ट्री लेंगे, आप फलों का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने स्टार्ची खाना भी है, क्योंकि क्रेविंग्स होती ही शुगर की तरफ है, तो जो आपका स्टार्ची खाने का सिलेक्शन होगा वो आपके स्टार्ची वेजिटेबल्स होंगे। अल्टीमेटली क्या होता है कि जब आप होल फूड्स लेते हैं, होल फूड्स में एक बड़ी जबरदस्त एबिलिटी होती है, मैं टेक्निकल वर्ड्स यूज नहीं करूंगी, वो आपके एपेटाइट और फूड सेंटर को, इस जीन को रेगुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। नंबर 2, अगर आप चाहते हैं आप अपनी शुगर क्रेविंग्स तोड़ें, आप नाश्ता करें। एक मेरा सेंटेंस आज याद रखिएगा, जितना अर्लियर आप दिन में खाना खाएंगे उतना ही कम आप लेट नाइट क्रेविंग करेंगे। यानी जितनी सुबह आपकी पहली मील होगी उतनी ही कम आपकी लेट नाइट क्रेविंग होगी। नाश्ता जो होता है वो आपका कैलोरी बर्निंग प्रोसेस, चाहे आपकी जीन्स जितना भी स्लो आपका कैलोरी बर्निंग प्रोसेस है, वो उसको ऐसा किक स्टार्ट और जंप स्टार्ट देती है। और नाश्ते में अगर आप प्रोटीन ले लेते हैं, होल फूड जैसे मैं बात करी अंडा, तो वो आपकी शुगर क्रेविंग को रिड्यूस कर देता है। तो नाश्ता जो है वो आपने जरूर करना है। तीसरी टिप जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी वो मैं ये बताना चाहूंगी कि आपने अपनी नींद पूरी करनी है। बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कि वो खाना भी अच्छा खा रहे हैं, एक्सरसाइज भी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन उनका स्लीप हाइजीन अच्छा नहीं है। स्लीप हाइजीन का मतलब है वो जल्दी सोते, जल्दी उठते नहीं है। जिसने भी कहा है बिल्कुल ठीक कहा है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अगर आप रात को देर से उठते हैं, सिर्फ एक रात देर तक जागने से आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन के लेवल 33% तक बढ़ जाते हैं। ये जो स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल होता है, ये डायरेक्ट आपका फैट डिपोजिटेशन, चर्बी बढ़ाने वाला, और वो भी जो आपकी बेली फैट डिपॉजिट करता है उसके लेवल भी 33% सिर्फ एक रात में बढ़ा देता है। तो सोचें कि जो लोग रात को टाइम पर नहीं सोते हैं वो अपने हार्मोन लेवल्स के साथ क्या करें। मोर ओवर, जब आप रात को जागते हैं, अभी स्ट्रेस हार्मोन, जब आप जागते हैं तो आपको एक चस्का होता है कुछ खाने का, वही मैं बता रही हूँ कि वो चस्का क्यों होता है। आपने मेरी बात बिल्कुल उसको कंटिन्यूएशन में कर दिया। जब आपका स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है तो बॉडी डिफेंसिव हो जाएगी, बॉडी ने स्ट्रेस को कम करना है। अब बॉडी वांट्स टू सीक रिलैक्सेशन, प्लेजर, तो आपकी बॉडी डोपामिन ढूंढती है। डोपामिन हम डिराइव करते हैं फूड से, इसलिए हमारे पास लेट नाइट क्रेविंग्स होती हैं। आप खुद को वो मौका ही ना दें कि आप इतनी लेट जागे कि आपका कॉर्टिसोल भी बढ़े, फैट डिपोजिशन हार्मोन भी बढ़े। लाइफस्टाइल से ताल्लुक है इसका भी, मोटापा जो है अगर आपने दूर करना है तो लाइफस्टाइल। लेकिन आखिरी चीज जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा वो ये है कि वेट लॉस की सर्जरीज आजकल बड़ी हो रही हैं, और आजकल बड़े अलग अलग तरीके आए हुए हैं कि जी लाइपो करवा लें, या वो कोई और जो कोल्ड स्कल्पटिंग, कोल्ड स्कल्प, क्या क्या मुश्किल से नाम है। तो ये सारे जो है ये भी सही हैं तरीके, या इनकी तरफ ना जाएं? मैं इनको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती और मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। एनीथिंग विच इज नॉट फिजियोलॉजिकल, विच इज नॉट नॉर्मल, जो चीज नॉर्मल नहीं है वो नहीं होनी चाहिए। जितने भी लोगों में फैट सेल्स का साइज ज्यादा होता है उनमें प्रॉब्लम इंसुलिन रेजिस्टेंस का होता है। आप अपनी सर्जरीज करवा भी लेंगे तो आप अपने फैट सेल का साइज छोटा नहीं कर सकते। आपको अपने फैट सेल का साइज छोटा करने की जरूरत है, और उसके लिए आपको अपनी बॉडी वेट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल तरीकों से कम करने की जरूरत है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस आप में तभी कम होगी, इंसुलिन के लेवल्स तभी कम होंगे जब आप कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन के लेवल्स कम करेंगे, आप अपनी रूटीन अच्छी करेंगे। और प्लीज अपना एक फूड जर्नल रखें आप, ठीक है? अपनी टेंशन्स को खाने से मत भगाएं, अपने खाने को लिखने से भगाएं। आप अपना फूड जर्नल रखें, अपना एक जो है ना खुद को मॉनिटर करें कि मैंने किस टाइम पर कितना। ये बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म आपने बताई है। फूड जर्नल में आप ये लिखें कि मेरे दिन की इतनी कैलोरीज, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक वर्किंग लेडी हूँ, ठीक है, उम्र फॉर एग्जांपल मेरी 30+ है, तो मैं लिखूंगी कि मेरे दिन की कैलोरीज जो है वो 2000 से 2200 तक होनी चाहिए। तो मैं अपने नाश्ते में लिखूंगी कि मैंने होल फूड लिया, मैंने अपने नाश्ते में मीठा नहीं लिया, क्या मैंने अपने नाश्ते में फाइबर लिया, टिक, मैंने अपने नाश्ते में प्रोटीन लिया, टिक, मैंने अपने नाश्ते में रिफाइंड शुगर तो नहीं लिया, नहीं, मैंने अपने नाश्ते में अपने पूरे दिन की 25% कैलोरीज पूरी कर ली, टिक। अब मैंने अपने पूरे दिन में ये खाना है। जो लोग ये नहीं तयन कर सकते कि किस फूड में कितनी कैलोरी है, मिसाल के तौर पे किसी ने नाश्ते खाने में दोपहर के बिरयानी खा ली है, अब उसको नहीं पता इसे एक बिरयानी की प्लेट में कितनी कैलोरीज हैं, तो वो क्या लिखे? लोग आपकी खिदमत के लिए बैठे हुए हैं, हम लोग किस लिए बैठे हुए हैं? इसलिए आप एक बार कोई गाइडलाइन ले लें, किसी न्यूट्रिशनिस्ट से आप काउंसलिंग ले लें, वरना बहुत ज्यादा एजुकेशनल वीडियोस भी मौजूद हैं, ठीक है? इट इज अ नोन फैक्ट नाउ कि जो शुगर है आपके पास, जो रिफाइंड शुगर है, प्लीज मैं सबको ये कहती हूँ कि ये जहर है। रिफाइंड शुगर इज नॉट अ हेल्दी थिंग। अगर आप सिर्फ एक चावल की प्लेट दिन में ले लेते हैं ना, आप अपने पूरे दिन की जो शुगर रिक्वायरमेंट है उसको एक्सीड कर चुके हैं। और जो आपने कार्बोहाइड्रेट लिया है चावल में, बिरयानी में, सफेद चावल में, वो आपने सिंपल कार्बोहाइड्रेट लिया। सिंपल कार्बोहाइड्रेट सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सेहत के लिए अच्छा होता है। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फाइबर में होता है, फाइबर रिच फूड्स में, स्टार्ची वेजिटेबल्स में। ये सारी मालूमात हमें होनी चाहिए, हम हर चीज का हिसाब किताब रखें कि हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, किस क्वांटिटी में खा रहे हैं, और टाइमिंग भी उसके बड़ी अंदर जरूरी है, कितनी ज्यादा जो है वो कैलोरीज मौजूद है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर साहब, आपका वक्त दिया आपने।